सपोज़ मैं लिथुआनिया जाना चाहता हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 12th कंप्लीट के बाद जाना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहिए? क्या एज क्राइटेरिया है? क्या हमें चीज़ें जो करनी पड़ेंगी फिर जाके हमें वहाँ का वीज़ा मिलेगा? सर बेसिकली आपने बोला ना जैसे स्पाउस भी जा सकता है, क्या स्पाउस को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है या उनके लिए अलग से कुछ चीज़ें हैं वो फॉलो करोगे तब भी जा पाओगे? नहीं, स्पाउस को एक्स्ट्रा पे मीन्स स्पाउस ने अगर जाना है तो उसको वैसी फीस देनी पड़ेगी। वो तो नहीं, हाँ, वो नहीं, मैं मान गया। सपोज लिथुआनिया की हमने फाइल लगाई, कितने टाइम में वीज़ा आ जाता है या कितने टाइम में हमें रिजल्ट पता चल जाता है? तो मैं पूरा इसका प्रोसेस बताऊंगा। एडमिशन को भी इसमें हम कवर कर लेते हैं। और यहाँ पर एक और मैं चीज़ पॉइंट बता दूँ, ये एक ऐसी कंट्री है, अगर आपका सरनेम नहीं है तो आप इस कंट्री में वीज़ा ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे। नमस्कार, मैं अंगदप्रीत आपका आज के शो पे स्वागत करता हूँ। आज के टाइम में हम आम ही देख रहे हैं कि लोग कनाडा, अमेरिका, यूएसए वगैरह ऐसी कंट्रीज़ को छोड़ के शेंगन की तरफ जा रहे हैं। उनको लगता है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, लाइफस्टाइल बेटर है, इजी मनी है। पर ये हमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा है जो दिखाया जा रहा है। सो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे क्राउन इमिग्रेशन के फाउंडर सतीश जी से। आज इनसे जानेंगे कि शेंगन में एक्चुअल चीज़ें हैं क्या, कि जो दिखा रहे हैं उतना ईजी है कि नहीं है। सत श्री अकाल सर। थैंक यू जी, धन्यवाद। कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया जी। ठीक ठाक। सर आज के टाइम में शेंगन की तरफ लोग जा रहे हैं और एक कंट्री बहुत पॉपुलर हो चुकी है जिसका नाम है लिथुआनिया। ये इतनी हाइप बन चुकी है, ऐसा क्या है इस कंट्री में? तो लिथुआनिया वन ऑफ द शेंगन कंट्री है और ये शेंगन के अंदर सबसे इकोनॉमिकल कंट्री है। ट्यूशन फ़ीस को लेकर चलें, मीन्स वहाँ की जो ट्यूशन फ़ीस है अप्रॉक्स 2,50,000 इंडियन रुपीज़, जिसको हम 2500 यूरो पर ईयर कहते हैं। वो भी वो यूनिवर्सिटीज़ जिन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग इंडिया की आईआईटी के इक्विवेलेंट है। और वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनकी जो फाउंडेशन है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो 1800 की 1900 की बनी हुई वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। इवन जैसे मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँ, बिलनेस यूनिवर्सिटी हुई, या लिथुआनिया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हुआ, या पुनास यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करूँ, तो ये यूनिवर्सिटीज़ को आप गूगल पर सर्च करें तो आपको इसका फैक्ट मिलेगा। तो कंट्री के फैक्ट एंड फिगर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले तो बच्चा कहता है ये कंट्री है कहाँ। तो ये छोटी सी कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन 28 लाख की इसकी पॉपुलेशन है। बिलनेस इसकी कैपिटल है। तो इसके साथ 4 बॉर्डर्स लगे हुए हैं, 4 या 5 बॉर्डर्स हैं। जैसे मैं शेंगन का लाटविया इसके साथ में लगा हुआ है, इसी तरीके से पोलैंड इसके साथ में लगा हुआ है, रशिया है, बेलारस है और कैलिनिंग्राड है। ये 5 बॉर्डर कंट्रीज इसके साथ लगी हुई है। और इस कंट्री में बेनिफिट क्या है कि आप विदाउट आइल्स और पीटी भी जा सकते हैं। एक तो ये बेनिफिट है। और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने बताया कि आईआईटी के इक्विवेलेंट है और उनसे भी ज़्यादा इनकी रैंकिंग है। मैं नहीं कह रहा, आप गूगल जरूर करें, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। और वीज़ा सक्सेस रेट भी अच्छा है। तो ये इसकी आपको मैंने इंपॉर्टेंस बता दी। अब मेरे को एक बात बताओ, सपोज मैं लिथुआनिया जाना चाहता हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 12th कंप्लीट के बाद जाना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहिए? क्या एज क्राइटेरिया है? क्या हमें चीज़ें जो करनी पड़ेंगी फिर जाके हमें वहाँ का वीज़ा मिलेगा? वो क्या क्राइटेरिया है? देखो, इसमें सिंपल फंडा है। अगर आपने बैचलर डिग्री करने के लिए जाना है जी तो 12th पास बच्चा होना चाहिए। जी जी जिसके जो परसेंटेज है मोर देन 60 होने चाहिए। जी। 60 से कम है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ कि मतलब वो स्टेट की होनी चाहिए, सीबीएसई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? किसी भी बोर्ड की, हाँ, आइदर वो स्टेट बोर्ड है, चाहे सीबीएसई, चाहे आईसीएसई बोर्ड है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अगर किसी ने ओपन बोर्ड से की, जिसको नेशनल NIOS कहते हैं, जी। वो भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। तो जिसने बैचलर करने के लिए जाना है उसके लिए एज क्राइटेरिया भी उन्होंने फिक्स किया है कि उसकी एज है अंडर 25, 25 से कम होनी चाहिए। अभी आपने 12th किया है, एज आपकी 26-27, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है। ये तो मैंने बता दिया। लेकिन फिर भी मैं प्रेफर यही करता हूँ कि 25 वाला भी मेरे पास आया कि मेरा गारंटी से एडमिशन आ जाएगा। जी। तो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पैरामीटर्स होते हैं। तो फर्स्टली दे आर गिविंग द प्रेफरेंस टू द फ्रेशर स्टूडेंट्स। बार सेट होता है एक। हाँ, लेकिन वो गैप वाले को भी देते हैं अगर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कुरिकुलम है, अच्छे परसेंटेज हैं। तो अगर आपका 3-4 साल का गैप है, एज 25 है अंडर, तो आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आपको भी एडमिशन मिलेगा विदाउट गिविंग एनी जस्टिफिकेशन ऑफ द गैप। एक तो ये हो गया। 60% बता दिया, चाहे वो ह्यूमैनिटी है, चाहे वो आप मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, नॉन मेडिकल वाले हैं, या आप बिजनेस वाले स्टूडेंट्स हैं। नंबर आपको बता दिए।
फिर आता है आयल्स और पीटी। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर विदाउट आयल्स भी बच्चों को एडमिशन्स प्रोवाइड करती हैं। उसके लिए दे आर टेकिंग द ऑनलाइन स्काइप इंटरव्यू, दे विल चेक बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैं आपको ये भी बताऊं कि बच्चा जो आयल्स के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है 50,000 से लेकर लाख रुपया जाती है, आराम से जाती है, क्योंकि उसने पहले आइलेट्स की कोचिंग लेनी है जिसकी फीस 15 से 20 हज़ार रुपया आम प्रोफेशनल्स का। जी तो बच्चे ने आइलेट्स का एग्जाम भी देना होता है जी, उसके ऊपर भी उसके आई थिंक 17-18 हज़ार रुपया लगता होगा। 17,500। हाँ 17,500 बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बताया। तो उसके बाद उसके आयल्स में वो क्लियर करता है जो नहीं करता है, कम बैंड आगे जरा अपेयर होता है। मोस्टली हम देखते हैं एक मॉड्यूल में कम ही आते हैं। हाँ आते हैं, तो कोई बच्चा कहे कि यार मैंने फिर देना है, तो उसने अपनी लाख रुपए की सेविंग 50,000 से लाख की सेविंग तो यही कर ली, आयल्स से छुटकारा डाल लिया जी। बट ये नहीं है कि मैंने अभी बताया कि आयल्स के बगैर जा सकता है। उसके अंदर कंडीशन ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो देन दे विल नॉट गिव द एडमिशन का मैंने बताया है जी। तो इस तरीके से बहुत सारे एडवांटेजेस हैं अगर आपने लिथुआनिया में पढ़ने के लिए जाना है। लिथुआनिया, चलो एक इंसान चला गया लिथुआनिया, ओके, अब वहाँ पे ये तो नहीं कि यूरोपियन लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी तो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, हम इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, चाहे आइलेट्स में उतने बैंड्स ना आए, तो वहाँ जाके तो थोड़ा और टफ नहीं हो जाएगा कि उनकी लैंग्वेज सीखनी। तो एक तो ये है कि शेंगन के अंदर कहीं पर भी हम बच्चे को भेजते हैं जी हायर स्टडीज़ के लिए, जी, तो इंटायर स्टडी विल बी इन इंग्लिश, बट लैंग्वेज की हर्डल हर एक शेंगन कंट्री के अंदर है, चाहे वो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक, इंटायर स्टडी इंग्लिश में रहेगी जी। तो अगर उसने वहाँ पर सर्वाइव करना है तो उसको लोकल लैंग्वेज जरूर सीखनी पड़ेगी। हाँ उसने वहाँ पर सेटल होना है, कोई बिजनेस करना है, पढ़ने के बाद कोई पीआर लेनी है, तो देन उस रिस्पेक्टिव कंट्री की लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी है। बट फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन या वीज़ा देयर इज़ नो नीड टू लर्न ए लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कंट्री। सर लिथुआनिया में बच्चों के क्या वर्किंग राइट्स हैं एंड कितनी इजीली जॉब मिल सकती है एंड क्या वर्किंग आवर्स हैं उनके लिए? मतलब सपोज बाकी कंट्रीज में तो हम देखते हैं कि वीक के 20 आवर्स हैं, और यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पर भी आपको जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो 20 घंटे वर्क कर सकता है, ठीक है, पार्ट टाइम हफ्ते में। जी। तो पोस्ट स्टडी परमिट भी है यहाँ पर 1 साल का आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बैचलर या मास्टर या पीएचडी। ठीक है। और इवन जो बच्चे मास्टर करने के लिए जाते हैं, पीएचडी करने के लिए जाते हैं, तो उनको ये लेकर चलो कि वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। उनको आई थिंक हफ्ते में 1 या 2 बार ही क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, लेकिन बैचलर वाले स्टूडेंट्स को कंटिन्यू हफ्ते में 5 दिन जाना ही पड़ेगा, जो भी उनकी 5 से 6 घंटे की क्लासेस लगती हैं। तो अभी पार्ट टाइम वर्किंग भी है, पोस्ट स्टडी परमिट भी है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, लिथुआनिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी ले जा सकता है, बट उसके लिए कंडीशन है कि अगर आप मास्टर या पीएचडी प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं। बैचलर वाले के लिए बच्चों के लिए यहाँ हायर स्टडीज के लिए जब आप जाते हैं हाँ, तो ये मास्टर और पीएचडी वाले बच्चे अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को अकम्पनी कर सकते हैं। तो ये अपनी फैमिली के साथ वहाँ पीआर या ग्रीन कार्ड जो भी वहाँ पे चलता है वो हो जाता है कि नहीं होता? शेंगन के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी पीआर है या सिटीजनशिप दैट इज़ नॉट सो ईजी। मैंने प्रीवियसली बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं और इवन मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी बताया है कि हमारा एक फुल फ्लैज चैनल है, 2 चैनल है जी। अपना क्रॉन इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल और यूरोपियन स्टडी हब, ये 2 चैनल हैं हमारे। और इन चैनलों के ऊपर आपको हर एक कंट्री, मतलब 100 कंट्रीज़ को हम डील करते हैं, हर एक कंट्रीज़ की प्ले लिस्टें मिलेंगी। हर प्ले लिस्ट के अंदर आपको 200, 400, 500 वीडियोज़ मिलेंगी। इसी तरीके से अगर आपने लिथुआनिया ही स्पेसिफिकली जाना है तो उसकी भी हमारी एक डेडिकेटेड प्ले लिस्ट है जिसके अंदर आपको थाउजेंड्स ऑफ हमारी वीडियोस मिलेंगी रिलेटेड टू लिथुआनिया। फ्री में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके बाद डिसीजन आप ले सकते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है हमारे पास। अगर किसी भी बच्चे ने किसी भी कंट्री में जाना है, उसकी प्रोफाइल चेक करने के बाद हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ अप्रोप्रिएट है। सर बेसिकली आपने बोला ना जैसे स्पाउस भी जा सकता है, क्या स्पाउस को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है या उनके लिए अलग से कुछ चीज़ें हैं वो फॉलो करोगे तब भी जा पाओगे? नहीं, स्पाउस को एक्स्ट्रा पे मीन्स स्पाउस ने अगर जाना है तो उसको एम्बेसी फीस देनी पड़ेगी। वो तो नहीं, स्पाउस ने अगर जाना है तो उसको वो स्टूडेंट की टिकट पर तो नहीं जा पाएगा, उसको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर स्पाउस ने जाना है तो कंसल्टेंट की भी एक्स्ट्रा फीस है, तो वी आर चार्जिंग दैट फीस आल्सो। अच्छा, मतलब आप डबल चार्ज करोगे फिर उसकी? स्टूडेंट से जो है उसके बाद अगर स्पाउस ने जाना है नेचुरली कि उसकी भी फाइल हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी, उसको भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो वी विल टेक अवर फीस। बट वो फीस हम कब लेते हैं स्पाउस की? जब स्पाउस का वीज़ा ग्रांट होता है। ये भी ख्याल रखना है, सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट,
बहुत सारे कंसल्टेंट आइदर वो लिथुआनिया है या कोई भी कंट्री है, वो पहले ही कहेंगे कि मुझे 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया विद GST दे दें विदाउट गिविंग द रिजल्ट्स मीन्स वीज़ा ही नहीं आया तो आप इतने पैसे भी आप वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने 15,000 रुपया एडवांस में लेते हैं, बाकी हमारी सारी की सारी फीस जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होता है, जब स्पाउस का वीज़ा ग्रांट होता है, देयर आफ्टर व्हाट्सएवर हमने डिसाइड किया होता है, उस टाइम फीस लेते हैं। सर सपोज एक बच्चा लुथानिया चला गया, अब शेंगन में वो 28 कंट्रीज का तो मिलता है ना, अब उसको कहीं अमेरिका जाना हो या फिर कोई और बड़ी कंट्री जाना हो तो वो वहाँ से जा सकता है? कुछ है वहाँ पे आगे जाके मतलब कंट्री से मूव कर सके? हाँ, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सर आपने पूछा है। हम बच्चों को ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो ये हमारा पॉडकास्ट भी है, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज पीपल आर वाचिंग जी। और इवन हम बच्चों को हर एक टाइप की वीज़ा सर्विसेज देते हैं ऑनलाइन भी। जी। अभी आपका क्वेश्चन है कि आफ्टर रीचिंग इन लिथुआनिया, कल उसने टूरिज्म के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में जाना है, तो वो सर्विस भी हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पर। सपोज कल उसने V1 V2 वीज़ा US का अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसकी वीज़ा अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, वहाँ पर US एम्बेसी जो कि लिथुआनिया के अंदर लोकेटेड है, विल्नियस के अंदर, तो उस अपॉइंटमेंट को कैसे लेना है, उसका DS-160 फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। उसने अपने फंड्स कैसे दिखाने हैं, उन सब सर्विसेज में भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं। मतलब कनेक्ट रहते हो बाहर जाके भी? हाँ, कनेक्ट रहता है बच्चा हमसे। इवन आफ्टर रीचिंग इन रिस्पेक्टिव कंट्री, उसने समटाइम्स अपने सिबलिंग्स को, अपने पेरेंट्स को उस रिस्पेक्टिव कंट्री में टूरिज्म के लिए भी इनवाइट करना होता है, तो उसमें भी हम बच्चों को असिस्ट करते हैं, उनके पेरेंट्स को। इवन मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग केस हैं। सम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं जब उनके बच्चों ने फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना होता है फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली गर्ल्स, तो वो ये चाहते हैं कि सर हमें सेफ्टी पर्पस के लिए बताया जाए कि कंट्री कितनी सेफ है, और वो कहते हैं कि सर कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, हमारा बच्चा फर्स्ट टाइम ट्रैवल करता है। तो उन केसेस में समटाइम्स, बहुत सारे केसेस में हमने स्टूडेंट वीज़ा आने के बाद उनके पेरेंट्स का वीज़ा साथ में करवा कर दिया टूरिस्ट का, कि आप अपने बच्चे को रिलोकेट करवा कर आए वहाँ पर, फैमिली वीजा। हाँ, मतलब फैमिली वीजा दैट विल बी द टूरिस्ट वीजा, कि वो उनको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का मिलेगा कि बच्चे को वहां पर रिस्पेक्टिवली उसकी सेटलमेंट करवा कर आए, उसकी अकोमोडेशन, वहाँ के वेदर कंडीशन, व्हाट्सएवर ऐसी भी चीज़ें एप्लीकेबल रहती हैं। बट उसके लिए कंडीशंस है कि पेरेंट्स की प्रोफाइल कैसी है। अभी पेरेंट्स कहें कि मेरे पास तो सिर्फ पासपोर्ट फोटो है, तो उनका नहीं हो पाएगा। हाँ, तो ऑब्वियस है, उनका तो नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, मैं कुछ ये मतलब पूछना चाहता हूँ कि बच्चों को लेके वहाँ क्या स्कॉलरशिप है, अकोमोडेशन क्या है? सपोज एक बच्चा जा रहा है, उसको तो अभी पता नहीं ना लिथुआनिया में क्या सीन चलता है, अभी वो कैपेबल है एक स्कॉलरशिप के लिए, अभी उसको कौन बताएगा? आप ही बताओगे? मैं सारा कुछ, हम देखो प्रोफाइल देखने के बाद हम बताएंगे कि किस बच्चे को कितना स्कॉलरशिप एलोकेट हो सकता है, ठीक है। कौन से बच्चे का क्या बजट है, उसके अकॉर्डिंग हम कंट्री सजेस्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम लिथुआनिया ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपसे पूछा कि सर आपकी एजुकेशन, आपने कहा कि मैंने MBA की, सपोज मैं पूछूंगा कि आपको सबसे पहले ये बताइए कि MBA की जो फीस है इंडिया में, अगर हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें, जहाँ व्हाट्सएवर यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ पे MBA की क्या फीस होगी? एक साल की लगा लो, 1-1.25 लाख के राउंड होगी। एक साल की? एक सेमेस्टर की? साल की? साल की है ना। 1.25 लाख बताया इन्होंने, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। हाँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हम आपको 2.5 लाख, मैंने कह रहा 2.5 लाख में वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसकी रैंकिंग IIT के इक्विवेलेंट है। 2.5 लाख रुपये साल की फीस है। तो बच्चे एक इंटरनेशनल एक्सपोजर लेंगे वहाँ पर। मैं पहले उनको, पेरेंट्स को बताऊंगा कि आपने अपने बच्चों को इंडिया में भी स्टडी प्रोवाइड करनी है जी। आप यहाँ की दिल्ली के अंदर बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जिनकी जो फीस यहाँ पर मिनिमम 2-2, 3-3, 5-5, 6-6, 10-10 लाख की है। मतलब आइदर उसने कोई ह्यूमैनिटी का प्रोग्राम करना है, चाहे उसने इंजीनियरिंग करनी है, चाहे व्हाट्सएवर है, वही चीज़ हम 2.5 लाख में साल की फीस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी कहाँ पर? फॉरेन कंट्री में जी। सबसे प्लस पॉइंट तो ये आ गया। और वहाँ पर इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। वो कहता कैसे मिलेगा? और आपके साथ वहाँ पर मोर देन 60 से लेकर 70 कंट्रीज के स्टूडेंट्स मिलेंगे, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में, जहाँ पर आप बच्चा पढ़ रहा है। इवन वहाँ पहुँचने के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, और बच्चा जब पहुँचता है तो उसको लगता है कि मैंने अपना एक सेमेस्टर अपना जर्मनी में करना है, फ्रांस में करना है, UK में करना है, ऑस्ट्रेलिया में करना है। दैट इज़ आल्सो पॉसिबल, बट डिपेंड है कि आप कौन सी फैकल्टी और कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। ऐसे प्रोविजंस भी हैं। अभी आता है स्कॉलरशिप। तो एक तो फीस ही बहुत इकोनॉमिकल है, तो वो उसके ऊपर स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो हाँ, अभी आता है लिविंग एक्सपेंसेस।
लिविंग एक्सपेंसेस जो आपके दिल्ली में आते हैं, बच्चा अगर दिल्ली बेंगलोर में रहता है 30-40 तो मान के चलो। मतलब जो भी है वहाँ खाने पीने रहने का, तो आपको यहाँ पर 20 से 25 हज़ार रुपया खाने पीने रहने का है, तो फिर तो सेम ही होगा एक तरह का। मतलब उससे भी कम है। कम है। वो आप एक लीडिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जैसे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो यहाँ पर कट ऑफ 95% 90% बनती है। इतना चलता है। मैं उसके इक्विवेलेंट की यूनिवर्सिटीज आपको शेंगन कंट्रीज में प्रोवाइड कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग लिथुआनिया में। जिन बच्चों का ड्रीम रियली अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छी कंट्री से ऐसी स्टडी करने का है, तो उनको इन चीज़ों को इनकैश करना चाहिए। ड्रीम कम ट्रू वाली स्टोरी आप बता रहे हैं। बिल्कुल। और मैं बार बार बहुत सारी वीडियोस में कुछ वर्ड रिपीट करता हूँ कि आज का जो ट्रेंड चल रहा है उन कंट्रीज में जाए जो आपको फ्री स्टडी प्रोवाइड करें या इकोनॉमिकल। जो लोग 25-25 लाख, 20-20 लाख, 16-16, 18-18 लाख रुपया साल की फीसेस देके जा रहे हैं, वो टोटल अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं आज का जो सिचुएशन है। सर मैं इसमें पूछ रहा था, सॉरी ये रिपीट है बट मैं चाहता हूँ मुझे क्लैरिटी आए कि पहले तो ये बताओ पीआर पॉलिसीज क्या है, ठीक है। सेकेंडली सपोज बच्चा वहाँ पे चला जाता है तो अभी वर्क परमिट मिल गया, तो पीआर लेने में कितना टाइम लगेगा, बच्चे को क्या क्या पॉइंट्स चाहिए उसके लिए। सेकेंडली अकोमोडेशन तो उसको मिल गई है, अब अकोमोडेशन के बाद ये सीन तो नहीं है कि कल को लोग बोल देते हैं ना कि चेंज करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। कुछ जगह पे ऐसा होता है 2 महीने के बाद हम सुनते हैं कि अच्छा यहाँ पे था फिर वहाँ अलग चला गया है, तो ये क्या सीन है, इनके बारे में बताओ। तो ऐसा है कि पीआर का हमने क्वेश्चन पहले भी पूछा, उसका जवाब नहीं दे पाए। अभी इस यहाँ पर हम कवर करेंगे, इवन चेंज के बारे में भी डिस्कस करेंगे व्हाट्सएवर है। तो पीआर पॉलिसीज पूरे शेंगन में नॉट इजी, इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम। अगर मैं 3-4 कंट्रीज़ को छोड़ता हूँ, वो 3-4 कंट्रीज़ कौन सी है? जर्मनी को लेकर चलें, जहाँ आप फिनलैंड को लेकर चलें, जहाँ आप पोर्चुगल को लेकर चलें। इनकी पीआर पॉलिसीज कंपेरेटिवली लीनियट है अगर हम बाकी कंट्रीज़ को लेकर चलते हैं। बाकी जितनी भी शेंगन के अंदर कंट्रीज़ हैं, आपको स्टडी के बाद उन कंट्रीज़ में 5 साल वर्क परमिट पर रहना पड़ता है। वर्क परमिट पर प्रॉपर आपकी सैलरी आती हो 5 साल तक, और वो आप उसका प्रॉपर कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं जिसको हम टैक्स कहते हैं। फिर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है पीआर की। और कुछ कंट्रीज़ में पीआर के टाइम भी आपको उस रिस्पेक्टिव कंट्री की रिस्पेक्टिव लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए। वो क्या है? कुछ कंट्रीज़ में A1 लेवल है, कुछ कंट्रीज़ में A2 लेवल है, कुछ कंट्री में B1 लेवल तक है, मतलब मैक्सिमम B1 लेवल तक की उन कंट्रीज़ की रिस्पेक्टिव लैंग्वेज भी आनी चाहिए। पीआर होने के बाद फिर आता है सिटीजनशिप का। सिटीजनशिप के लिए भी फिर वो आगे और स्टे मांगते हैं आपकी 2 से 3 साल की और पीआर के बाद भी, क्योंकि पासपोर्ट लेना है। तो पासपोर्ट जब आपने लेना है तो उस टाइम उस रिस्पेक्टिव कंट्री का कल्चर एग्जाम भी है। ओके, उसका भी एग्जाम देना। उसका भी एग्जाम है, तो बाकी कंट्रीज की तरह ही है। अमेरिका में वो कल्चर एग्जाम भी देना पड़ता है। वो कल्चर एग्जाम भी उनकी लोकल लैंग्वेज में है। ओके, वो भी है। ये सिर्फ 3 कंट्रीज को छोड़ के जिनकी लीनियड, बाकी सब शेंगन कंट्री में इस सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। 26-25 कंट्रीज में बाकी सेम है। हाँ, ये चीजें छोड़ के वो आपको उनका कल्चर एग्जाम भी देना पड़ेगा, और आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। मतलब नेचुरल ये लेकर चले कि अगर आप लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, व्हाट्सएवर कंट्री में जाते हैं तो आप 5 साल से लेकर 7-8 साल का टोटल पीरियड लेकर चलें आफ्टर स्टडी, वहाँ के सिटीजनशिप तक, पासपोर्ट लेने तक का ये क्राइटेरिया है। अभी बच्चा वहाँ पहुँच गया, अकोमोडेशन ले ली। अकोमोडेशन लेने के बाद मतलब 90% स्टूडेंट्स है अकोमोडेशन चेंज करते हैं। अभी मैं भी एक जगह पर रह रहा हूँ, मुझे दूसरी जगह पर सस्ता चीज़ मिल जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑलवेज इकोनॉमिकल चीज़ देखता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जिस भी बच्चे ने जाना है, जब वो पहुंचता है ना, जो चीज़ बच्चे को 50 यूरो में मिलनी है, वो जाते ही बच्चे को इनिशियली 200 यूरो की मिलेगी, क्योंकि उसको अवेयरनेस नहीं होती। पहले स्टार्टिंग में पता नहीं होता ना, उसको ये नहीं पता बस कहाँ से पकड़नी है, मैंने कैसे जाना है। जो 50 यूरो की चीज़ है वो बच्चे को जाते ही 200 यूरो की मिलेगी। तो जब वो वहाँ पर 3 महीने से लेकर 6 मंथ रह जाता ना, तो फिर उसको पता चल जाता है कि जो मैं यहाँ पर हॉस्टल का 200 यूरो दे रहा हूँ, बाय नॉट आई विल चेंज टेक अनदर अकोमोडेशन विद शेयरिंग बेसिस। तो वो चीज़ 50 यूरो में उसको शेयरिंग बेसिस पे मिल जाती है। तो बच्चा वहाँ जाकर शेयरिंग बेसिस पर इसको स्टार्ट कर देता है। सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, सपोज लिथुआनिया की हमने फाइल लगाई, कितने टाइम में वीज़ा आ जाता है या कितने टाइम में हमें रिजल्ट पता चल जाता है? कुछ लोग तो बोलते हैं 3 महीने, शेंगन का हम देखते हैं ना 3 महीने, 6 महीने, साल फाइल लगी है बट रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये क्या सीन है, कितनी देर में रिजल्ट आ जाता है? तो मैं पूरा इसका प्रोसेस बताऊंगा। एडमिशन को भी इसमें हम कवर कर लेते हैं
तो एडमिशन्स के लिए मैंने एज क्राइटेरिया पहले बता दिया है, बैचलर बार है अंडर 25 और विदाउट IELTS PT अप्लाई कर सकते हैं। 65% से ज़्यादा नंबर 60 से ज़्यादा नंबर आपके होने चाहिए। मास्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए एक कंडीशन है यहाँ पर, आपकी बैचलर डिग्री 4 साल की होनी चाहिए। अगर 4 साल की बैचलर डिग्री नहीं है तो आपको मास्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा लिथुआनिया में। ओके दैट इज़ द वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। ओके और एक आधी वहाँ पर यूनिवर्सिटी है, अगर आपकी 3 साल की डिग्री है तो वो एक आपको फाउंडेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, प्रिपरेटरी प्रोग्राम फॉर एडमिशन इन मास्टर। तो वो आपको 1 साल की प्रिपरेटरी लगेगा, 4 साल होगा, फिर उसके बाद आपकी मास्टर डिग्री स्टार्ट होगी। बट एक आधी यूनिवर्सिटी ये प्रोवाइड करती है। परसेंटेज वही 60 आपके मिनिमम होने चाहिए, और स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चे भी मास्टर और PhD वाले के लिए जा सकते हैं। एडमिशन आने के बाद एडमिशन्स वहाँ पर उनके सारे जब डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, आने के बाद उनका ऑनलाइन जो प्रोसेस है वीज़ा का, वो उनका एक माइग्रेशन डिपार्टमेंट है जिसको हम मिग्री कहते हैं। मिग्री के पोर्टल के ऊपर हमें सारे के सारे बच्चे के डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग पासपोर्ट। और यहाँ पर एक और मैं चीज़ पॉइंट बता दूँ, ये एक ऐसी कंट्री है, अगर आपका सरनेम नहीं है तो आप इस कंट्री में वीज़ा ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो दैट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन सरनेम होना जरूरी है। सरनेम मैंडेटरी है, अगर सरनेम नहीं है तो यू कांट अप्लाई योर वीज़ा, आपको वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी ही नहीं है। ओके यूनिवर्सिटी ही आपके केस को एक्सेप्ट नहीं करेगी फॉर एडमिशन। वीज़े की तो बात की बात है, रीजन मतलब इसका मतलब दैट इज़ अ मैंडेटरी, उनकी अपनी अपनी है, some Policy countries है are not accepting, तो वो मैंडेटरी है। ये भी ख्याल रखना है जब आपने लिथुआनिया का कहीं से भी वीज़ा। तो मिग्री का पोर्टल है जी। और इसका प्रोसेस ये है कि सारा कुछ ऑनलाइन चलता है। जी तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं उनके पोर्टल के ऊपर। और उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जी। आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, आपके एकेडमिक है, जी आपका मेडिएशन लेटर, दैट इज मैंडेटरी मेडिएशन लेटर मीन्स वहाँ की अप्रूवल आती है मिनिस्ट्री से। ठीक है जी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। अपलोड करने के बाद बच्चे को अपॉइंटमेंट मिलती है BFS में, वीज़ा फैसिलिटेट सेंटर है ठीक है। इनका लिथुआनिया का, दिल्ली के अंदर। ठीक वहाँ फिंगर्स देने पड़ते हैं, अपने फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक्स जिसको कहते जी हैं। बायोमेट्रिक्स देने के बाद फिर बच्चे की इंटरव्यू होती है स्काइप के ऊपर। वो वहाँ की मिग्री जो Immigration वो officers लेते हैं, उसमें क्या पूछा जाता है, उसमें हम बच्चे की फुल प्रिपरेशंस करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ओल्ड स्टूडेंट्स का डाटा रहता है। ठीक है जो भी उनसे पूछा जाता है वो हम अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं कि ये प्रीवियस स्टूडेंट से ये चीज़ें पूछी गई थी, तो ये अभी आपसे भी पूछी जा सकती है। 90% सेम होता है क्या? मतलब 90% सेम ही है। ठीक है, मतलब लेकर change चले, नहीं होता। चेंज नहीं होता, क्योंकि हमारे पास डाटा आता रहता है। जी जी तो पहले या दूसरे स्टूडेंट्स का मे भी डिफरेंट हो जाता है जो इनिशियली जाता है जी। लेकिन पहले दूसरे का हमारे पास आता है तो सबका फिर सेम same ही हो चलाता जाता है है। हमारा। अभी मैं लेटेस्ट चीज़ बताऊं, जिन बच्चों ने इस साल ये सितंबर अक्टूबर के इनटेक में यहाँ पे लिथुआनिया में जाना था, उनके रेजिडेंसीज अप्रूव्ड हुए 3-3, 4-4 महीने हो चुके हैं, जी बट उनके रेजिडेंसी अभी तक बच्चों को डिलीवर नहीं हुए। ओके वो एक उनका इंटरनल प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि हम जितने भी बच्चों के ये रेजिडेंसी अप्रूव्ड हुए हैं जी वो हम अगस्त के एंड तक सबको डिलीवर कर देंगे, उसके बाद बच्चा ट्रैवल करे। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो दूसरा क्या है कि उसके बाद इंटरव्यू के बाद वो विद इन 20 डेज 30 डेज के अंदर डिसीजन भेज देते हैं कि आप डिसीजन 20-30 दिन में आ जाता है, आ एक month जाता के है। अंदर। आपको मेल पे पता चल जाएगा कि आपका वीजा अप्रूव्ड हो गया। वीजा मीन्स जहाँ पर सीधा बच्चे को कार्ड मिलता है। Okay. ये नहीं है कि पासपोर्ट पे वीजा लगता है। ओके तो यहाँ पर बच्चे को 1 से आई थिंक 2 साल का कार्ड मिलता है, 1 साल का आई थिंक वो कार्ड के ऊपर बच्चे ने ट्रैवल करना है, जिसको हम स्टूडेंट रेजिडेंसी परमिट कहते हैं। ओके तो ये सारा इसका प्रोसेस है सर। ठीक सर, आपसे बात करके इतना तो पता चला कि लिथुआनिया में जाना इजी है, बट इतना भी इजी नहीं है। काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें फॉलोअप करनी चाहिए। एंड सेकेंडली मैं ये कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि हम जो भी हमने बात की, आई थॉट आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको पता चला होगा कि कैसे हम ट्रैवल कर सकते हैं और कौन से एजेंट से हमें बचना चाहिए जो फ्रॉड कर रहे हैं या स्कैम कर रहे हैं। इफ़ आपको लेके कोई और क्वेरीज हो इस केस को लेके, तो आप इनके चैनल पे जाके कमेंट पे या इनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। इनका नाम क्राउन इमिग्रेशन सतीश जी है, क्राउन इमिग्रेशन इनके ऑफिस का नाम है, एंड इनका चैनल है यूट्यूब पे, आप उन पे जाके कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू।